नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पे अपन जीरो टू हीरो सीरीज कवर कर रहे हैं दोस्तों। ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हैं और जिन्हें आईटीआई लेवल का टेक्निकल नहीं मालूम है, उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं सिलेबस को कवर कर पाऊँ और आपको कम से कम इतना नॉलेज हो पाए कि आप क्वेश्चन को अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो जो तुक्का है, कम से कम आप तुक्का तो सही लगा पाएँ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप कम से कम इस लेवल के हो जाएं कि आप जो आपका तुक्का है वो सही लगा पाएँ, कि आप ये तो फाइंड आउट कर पाएँ कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें इंजन के कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है दोस्तों? जो सिलेंडर के ऊपर वाला भाग होता है वह कहलाता है आपका सिलेंडर हेड। सॉरी, जो इंजन के ऊपर वाला भाग होता है वह कहलाता है सिलेंडर हेड। देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड में क्या क्या लगा होता है दोस्तों, ये कई बार पूछ लेता है आपसे। तो सिलेंडर हेड में वाल्व, स्पार्क प्लग, यदि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, और डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लगा होता है। ठीक है, साथ ही साथ डीजल इंजन है तो इसमें ग्लो प्लग भी लगा हुआ होता है। कई बार कंबसन चैम्बर भी इसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगर ओवरहेड वाल्व सिस्टम लगा हुआ है तो इसमें रॉकर शाफ्ट असेंबली भी लगी हुई होती है। ये ओवरहेड वाल्व सिस्टम क्या होगा दोस्तों, हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सारी चीज आती जाएगी। ये देखिए डायग्राम है, ये है वाल्व डोर कवर, सिलेंडर हेड हो गया, ये इंजन ब्लॉक हो गया या इसको सिलेंडर ब्लॉक भी बोलते हैं, नीचे हो गया आपका ऑयल पैन। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है दोस्तों, कास्ट आयरन का बनाया जाएगा या एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाएगा। इसी प्रकार सिलेंडर हेड भी कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। ठीक है, सिलेंडर हेड को क्या कर दिया जाता है, मशीन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम सिलेंडर ब्लॉक में बिठा लेंगे और इस हिस्से में ये सिलेंडर हेड ऊपर हो गया और सिलेंडर ब्लॉक नीचे हो गया, ये इस हिस्से को मशीन कर दिया जाता है और सिलेंडर हेड में सिलेंडर ब्लॉक स्टड की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, और इसे लगाने के लिए हम टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में गैस्केट लगी हुई होती है। ठीक है, सिलेंडर हेड की धातु की बात करें दोस्तों तो मैंने बताया आपको कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। अब जो सिलेंडर में जो ईंधन का दहन है, डीजल इंजन है तो ईंधन का दहन होता है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो है आपका ऑटोमाइजेशन और टेम्परेचर और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्यूल एंड एयर पार्टिकल। ठीक है, ऑटोमाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आपका इसको हम शुद्ध भाषा में अगर हम समझें तो जो आपके फ्यूल के पार्टिकल हैं, ईंधन के जो पार्टिकल हैं वो एक स्प्रे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो आपकी एयर है उसके साथ मिल जाते हैं। उस विधि उसको क्या कहेंगे, हम ऑटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों तो क्या होता है, जो हमारे कंबसन चैम्बर की डिजाइन है, ठीक है, वो ईंधन के दहन में, डीजल इंजन में ईंधन के दहन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, हम केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंबसन चैम्बर कितने प्रकार के होंगे? ओपन कंबसन चैम्बर, टर्बुलेंस चैम्बर, प्री कंबसन चैम्बर, एयर सेल, एनर्जी सेल, ये कंबसन चैम्बर के टाइप है दोस्तों। अब बात करें ओपन कंबसन चैम्बर की, तो ओपन कंबसन चैम्बर क्या होता है, इसे डायरेक्ट कंबसन चैम्बर भी बोलते हैं या इसे डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोजल क्या करता है, फ्यूल को डायरेक्टली कंबसन चैम्बर में स्प्रे कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पुराना सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली फ्लैट हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल क्या करते हैं, कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव हेड मतलब क्या होता है, उसके जो सिलेंडर का जो पिस्टन होता है उसमें कैविटी बनी होती है जो कि कंबसन चैम्बर की तरह काम करती है। ठीक है, ये जो ओपन कंबसन चैम्बर या डायरेक्ट कंबसन चैम्बर जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम जो बोलते हैं, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये लार्ज बोर इंजन और लो मीडियम स्पीड वाले जो इंजन होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है अपने जो सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन, जो सामान्यतः शादी विवाह में डीजल जो जनरेटर के साथ जो इंजन प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, ओपन ओपन कंबसन सिस्टम होता है। ठीक है, उसे हम सिंगल सिलेंडर डीआई इंजन अर्थात डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन बोलते हैं। अब इसके बाद बात करें टर्बुलेंस चैम्बर की। ये क्या है दोस्तों, कंबसन चैम्बर के प्रकार है। टर्बुलेंस चैम्बर क्या होता है, पहले डायग्राम देखिए। इसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में आपको एक छोटा सा एक गोलाकार या गेंद के आकार का एक चैम्बर दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं टर्बुलेंस चैम्बर। ये टर्बुलेंस क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है ये जो फ्यूल होता है वो एयर के साथ एक गोल गोल रूप, टर्बुलेंस मतलब गोल गोल, जैसा आपने देखा होगा ना, गोल गोल जो गोल गोल होके मिलता है पानी जैसे मिल, जैसे अगर हम कोई वाल्व को नीचे से खोल दें तो पानी जिस प्रकार गोल गोल होके नीचे
नीचे जाता है उसी को बोलते हैं हम टर्बुलेंस। ठीक है, तो टर्बुलेंस चैम्बर में क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है इंजन के इंजन हेड में एक टर्बुलेंस चैम्बर बना होता है गोलाकार। ठीक है, ये मैन कंबसन चैम्बर जो होता है उससे क्या होता है, एक ऑरिफिस या एक छोटे से होल द्वारा जुड़ा होता है। जब कंप्रेशन होता है, जब पिस्टन क्या होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर आता है, कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, इसमें गैस कम जो आपका टर्बुलेंस चैम्बर है उसमें गोल गोल होती हुई इसमें चली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगभग पूरा की पूरा चार्ज, फुल चार्ज, जितनी हवा चार्ज क्या होगी डीजल इंजन में, वायु पूरी की पूरी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या चल जाती है, टर्बुलेंस चैम्बर में चल जाती है। और इसी टर्बुलेंस चैम्बर में हमारा नोजल क्या कर देता है, डीजल को इंजेक्ट कर देता है। जिससे ये जैसे इंजेक्ट करता है तो ये ज्यादा प्रेशर बढ़ते हुए कहाँ आता है, होल से होते हुए आपका मैन चैम्बर में आता है और हमको दहन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी बात प्रकार करें हम प्री कंबसन चैम्बर की, तो प्री कंबसन चैम्बर क्या होता है, ये भी टर्बुलेंस चैम्बर की तरह ही होता है, बस इसकी आकृति थोड़ी अलग होती है। इसमें यह क्या होता है, ये मेन कंबसन चैम्बर जो होता है उसका लगभग 40% वॉल्यूम को या 40% आयतन को कवर करता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, प्री कंबसन चैम्बर में भी जो हमारा इंजेक्टर होता है वो कहाँ इंजेक्ट करता है डीजल को, प्री कंबसन चैम्बर में। ठीक है, अगला है दोस्तों एयर सेल। एयर सेल क्या होता है, एयर सेल क्या होगी, एक छोटा सा स्पेस होता है। ठीक है, जो आपका इंजन का कंबसन चैम्बर है उसके वो सॉरी सिलेंडर हेड है उसमें एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें एयर वायु इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, कब, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। अब इसमें क्या होता है एयर सेल में, इसमें जो इंजेक्टर लगा होता है वो एयर सेल में नहीं लगा होता है, ये कहाँ लगा होता है, कंबसन चैम्बर में ही लगा होता है। देखिए जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है, ये टर्बुलेंस चैम्बर हो गया। ठीक है, आपको एरो में दिख रहा होगा, ये टर्बुलेंस चैम्बर है और ये क्या है एयर सेल। ठीक है, तो वायु क्या होगी, एयर सेल में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन इंजेक्टर इंजेक्ट कहाँ करेगा फ्यूल, वो करेगा कंबसन चैम्बर में। अब क्या होता है इसमें, जब कंप्रेशन होता है तो जो वायु पहले कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, एयर सेल में इकट्ठी हो जाती है, और टर्बुलेंस चैम्बर में क्या करते हैं हम, टर्बुलेंस चैम्बर में हम इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट करते हैं फ्यूल। क्या होता है इस दौरान, एयर सेल में जो वायु रहती है वो भी बाद में जाके यहाँ मिल जाती है और हमें अच्छा कंबसन प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम एनर्जी सेल की। एनर्जी सेल और एयर सेल दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि एयर सेल है उसमें इंजेक्टर कहीं भी इंजेक्ट नहीं करता है, इसमें केवल क्या होती है, वायु भरी होती है। जबकि एनर्जी सेल में क्या होता है, एनर्जी सेल में फ्यूल की कुछ मात्रा एनर्जी सेल के अंदर चली जाती है और वहीं पे इंजेक्टर इसे भी बर्न कर देता है, मतलब इंजेक्टर उसमें भी इंजेक्ट करता है और इसमें फ्यूल का बर्न होता है। जबकि एयर सेल में वायु बस भरी होती है, इसमें किसी प्रकार का फ्यूल का इंजेक्शन नहीं करते हम एयर सेल में, जबकि एनर्जी सेल में हम करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, एनर्जी सेल में ये भी आपके कुल मिलाकर कंबसन को अच्छी तरह से करने और पूरी तरह से कंबसन प्राप्त हो और हमें ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा पावर प्राप्त हो, उसके लिए डिज़ाइन कंबसन चैम्बर की बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। मैंने कोशिश करी है दोस्तों, आपको यहाँ इसमें याद क्या रखना है दोस्तों, आपको इनके डायग्राम याद रखना है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिए ये डायग्राम का है आपका ओपन कंबसन चैम्बर का, कैसे पहचाने, पिस्टन है, आपका नोजल है डायरेक्ट इंजेक्ट करते हुए दिख रहा है, तो ये क्या है आपका ओपन कंबसन चैम्बर। इससे डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डायग्राम से ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इसके। ठीक है, अगला देखिए ये है टर्बुलेंस चैम्बर, कैसे पहचानेंगे टर्बुलेंस चैम्बर को, ये देखिए राउंड स्फेरिकल शेप बना है, गोल शेप बना हुआ है, मतलब ये क्या है आपका टर्बुलेंस चैम्बर और नोजल इसमें इंजेक्ट कर रहा है, इसकी पहचान हो गई। ठीक है, प्री कंबसन चैम्बर कैसे पहचाने दोस्तों, देखो ये अलग से बना हुआ है, इसकी ये स्फेरिकल शेप का नहीं है, ये एक छोटा सा शेप बस बना हुआ है, मतलब छोटा सा कैविटी बनी हुई है ऊपर काय में, सिलेंडर हेड में। ये सारी चीज किसमें बनी है, सारी की सारी चीज सिलेंडर हेड में ही बनी होती है। ठीक है, एयर सेल कैसे पहचानेंगे दोस्तों, अलग से बनी रहेगी, इसमें नोजल नहीं लगा है, देखो इस डायग्राम में नोजल नहीं लगा है, तो ये क्या पहचान है एयर सेल की। ठीक है, क्योंकि नोजल इसमें नहीं लगा हुआ है। और आपकी एनर्जी सेल की पहचान कैसे होगी, ये भी आपकी कैविटी बनी हुई है, देखिए ये यहाँ कैविटी बनी हुई है और यहाँ पे नोजल भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, और एनर्जी सेल की जो कैविटी है दो भाग में बनी होती है, एक मेजर पार्ट और एक माइनर पार्ट। तो देखिए यहाँ मेजर पार्ट बना हुआ है और ये माइनर पार्ट बना हुआ है, तो ये पहचान किसकी है, आपकी एनर्जी सेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन साइज ऑफ इंटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, इनलेट वाल्व ना हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में बड़ा बना होता है। क्यों बड़ा बनाया जाता है, इसका आप सिंपल सा एक रीजन याद रख लीजिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जो आपका मतलब आपका वास्तव में जब आपका एक्चुअल में कंप्रेशन हुआ या एक्चुअल में जब सक्शन हुआ तो आपका वास्तव में कितना चार्ज इस सिलेंडर के भीतर प्रवेश किया बटे
मतलब उसके अपॉन कितना उसमें वास्तव में प्रवेश कर सकता था, ठीक है, मतलब कितनी वायु उसमें प्रवेश कर सकती थी, मतलब वॉल्यूम ऑफ द इंजन, वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, मतलब जितनी उसमें वायु प्रवेश कर सकती है, और वास्तव में कितनी वायु प्रवेश करी है, इसका अनुपात क्या कहलाता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इनलेट वाल्व बड़ा बनाने के पीछे दो कारण है। पहला कारण क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, अर्थात पूरी बिना रुकावट के चार्ज का फ्लो इंजन में होना चाहिए, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, प्री इग्निशन और नॉकिंग को हटाना, ठीक है, प्री इग्निशन और नॉकिंग को हटाना, ये दूसरा कारण है, ठीक है। बात करें सिलेंडर हेड गैस्केट की। सिलेंडर हेड गैस्केट क्या होती है दोस्तों, समझिए। सिलेंडर हेड गैस्केट एक प्रकार की पैकिंग है। क्या है, पैकिंग, ठीक है। कहाँ लगी होगी, इसकी लोकेशन होगी सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में लगी होगी, ठीक है, ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। क्या काम करती है, इसका काम क्या है, पहली बात, इसके दो दो काम है। पहली बात तो क्या करती है, ये आपके लीकेज को रोकती है, किसके, कंप्रेशन लीकेज को रोकती है, जो कंप्रेशन जब होगा, चार्ज का कंप्रेशन जब होगा तो ये कंप्रेशन की लीकेज को रोकती है। और दूसरी चीज क्या करती है, दूसरी चीज ये करती है, कंप्रेशन की लीकेज को रोकने के साथ साथ क्या करती है, जो ऑयल या आपका वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको कंबसन चैम्बर में जाने से भी रोकती है। ये दो काम करती है आपकी इंजन की गैस्केट। अब इससे इस जो गैस्केट होती है उसकी कैपेसिटी कैसे, कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, क्योंकि इसको लगभग 2000 फ़ारेनहाइट या लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन करना होता है। और यदि हम दबाव की बात करें तो जो आपका कंबसन प्रेशर होता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है, कंबसन प्रेशर मतलब जब फ्यूल जलता है तो प्रेशर लगभग 1000 psi, ठीक है, 1000 psi किसमें, आपका पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन के केस में, और लगभग 27 psi किसमें, डीजल इंजन के केस में आपको सहन करना होता है कंबसन प्रेशर। तो यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट डाटा प्राप्त हो रहा है दोस्तों, कौन सा, 1000 psi कब होगा, आपका गैसोलीन इंजन है तो 1000 psi तक का कंबसन प्रेशर होगा, और डीजल इंजन है तो कितना होगा, 2700 psi तक का कंबसन प्रेशर होगा। इसलिए दोस्तों, इसलिए जो डीजल इंजन होते हैं, डीजल इंजन हैवी बनाए जाते हैं, मतलब उनका मटेरियल डेंस होता है, इसलिए डीजल इंजन भारी होते हैं और महंगे होते हैं, क्योंकि इनमें कंबसन प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, उनमें कंबसन प्रेशर कम होता है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगर गैस्केट के मटेरियल की बात करें तो गैस्केट सामान्यतः आपको अगर ऑब्जेक्टिव पूछे और उसमें स्टील दिया है, ठीक है, अगर स्टील के अलावा और कोई ऑप्शन है तो आपका अधिकतर क्या होती है, गैस्केट स्टील की होती है, और स्टील में हम स्टील एलॉय मतलब स्टील में और कुछ मटेरियल को मिला देते हैं, जैसे कॉपर एस्बेस्टस गैस्केट हो गई, स्टील एस्बेस्टस कॉपर गैस्केट हो गई, स्टील एस्बेस्टस गैस्केट हो गई, और सिंगल स्टील ब्रिज्ड गैस्केट हो गई, मतलब केवल स्टील आपका कहीं ना कहीं से गैस्केट में आता है, ठीक है। और ये कॉपर एस्बेस्टस स्टील गैस्केट, ये इस प्रकार की गैस्केट का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो क्या करें, फंक्शन ऑफ वॉल्व, वॉल्व की बात करते हैं। अब वॉल्व क्या होते हैं दोस्तों, वॉल्व क्या होते हैं, जब डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, वॉल्व की बात कहाँ आएगी, वॉल्व की बात आएगी हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व नहीं होते, वहां पे पोर्ट होते हैं, ठीक है। वॉल्व की बात आ रही है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, ठीक है। वॉल्व का काम क्या है, वॉल्व क्या करते हैं, आपके इनलेट और एग्जॉस्ट पासेस है, मतलब इनलेट और एग्जॉस्ट जो होता है उसके लिए गेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पहला इनका मुख्य प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, ये एयर या चार्ज को अंदर आने देते हैं अंदर आने से रोकते हैं, ठीक है, और जाने देते हैं। और दूसरी चीज, ये एग्जॉस्ट गैसों को बाहर जाने या आने से रोकते हैं, मतलब ये गेट की तरह काम करते हैं। दूसरा इनका जो फंक्शन है, उस दौरान जब हीट जनरेट होती है सॉरी दोस्तों, जो हीट जनरेट होती है उसको भी ये डिसिपिएट कर देते हैं, कैसे, ये बाहर हीट को ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाल्व की बात करें तो आपको सामान्य वाल्व दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, पूरे पार्ट में आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, 1 नंबर जो दिखा रहा है ये कहलाता है आपका हेड, ये 2 नंबर का भाग जो है ये कहलाता है मार्जिन, तीसरे नंबर का जो भाग है ये है कहलाता है फेस। और ये फेस इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यही आपके चार्ज को फेस करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम फेस है, क्योंकि चार्ज जब आएगा तो इसी हिस्से में टकराता है या इसी हिस्से के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। और जो हेड वाला हिस्सा है ये कंबसन प्रेशर के दौरान जब कंबसन होता है तब ये हेड वाला हिस्सा आपका कांटेक्ट में आता है। और वाल्व का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, वाल्व का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है, तो सबसे गर्म चलने वाला हिस्सा होता है इसका हेड, क्योंकि कंबसन
ठीक इसके नीचे होता है। ठीक है, इसकी मार्जिन में 45 डिग्री बनी हुई है। इसकी जो सीट है, ठीक है, या फेस है, ये कैसा रहता है 30 से 45 डिग्री में ये ग्राइंड किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, डाटा याद रखना, 30 से 45 डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। जो नंबर 4 भाग दिख रहा है ये कहलाता है दोस्तों स्टेम। ठीक है, और ये जो नंबर 5 वाला भाग है ये दिखा है आपका टिप। और ये जो बीच में छोटा सा ग्रुप बना हुआ है ये स्प्रिंग को लोकेट करने के लिए ग्रुप बना होता है। ठीक है, ताकि ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं वॉल्व, स्प्रिंग के द्वारा ही चलेंगे ना, बंद किसके द्वारा होते हैं, स्प्रिंग के द्वारा। तो स्प्रिंग को कनेक्ट करने के लिए ग्रुप बना होता है। ठीक है, बात करें दोस्तों, ये जो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं अधिकतर, कुछ वाल्व में अधिकतर एग्जॉस्ट वाल्व की बात करें तो जो इसका स्टेम होता है, स्टेम मतलब ये बीच वाला लंबा हिस्सा, इसको कैसा बनाया जाता है, इसको खोखला बनाया जाता है और इसके अंदर भर दिया जाता है आपका सोडियम। तो उस वाल्व को कहते हैं हम सोडियम फिल्ड वाल्व। अभी सोडियम फिल्ड करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों, क्या होता है, ये वाल्व का ऊपर वाला हिस्सा बहुत गर्म चलता है। जब ये ऊपर वाला हिस्सा गर्म चलेगा तो ये यहाँ पे वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा और ये पपेट वाल्व है, मतलब ऊपर नीचे गति करता है। तो इसके बीच में यदि जो सोडियम भरा रहेगा वो क्या करेगा कि हेड की गर्मी को यहाँ से ऑब्जर्व करेगा हेड से और कहाँ देगा, स्टेम। और स्टेम के बाद होती है आपकी वॉल्व गाइड, और वॉल्व गाइड से होते हुए कहाँ चल जाएगा आपका ये, इसकी हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी इंजन के हेड में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो क्या करते हैं इसमें सोडियम क्यों भरते हैं, ताकि वॉल्व की कूलिंग हो, वॉल्व को ठंडा रखने के लिए हम इसमें सोडियम का प्रयोग करते हैं। टाइप ऑफ वॉल्व की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे कौन कौन से 4 होंगे, पपेट वॉल्व, रोटरी वॉल्व, रीड वॉल्व, स्लीव वॉल्व। हमारे काम के केवल 2 हैं, पपेट वॉल्व और रीड वॉल्व। ठीक है, पपेट वॉल्व की बात करें तो पपेट वॉल्व भी 3 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड वॉल्व, टूलिप वॉल्व और फ्लैट टॉप वॉल्व। ठीक है, तो देखो फ्लैट टॉप वॉल्व तो ये दे दिया, स्टैंडर्ड वॉल्व आपका लगभग इस प्रकार का दिखाई देगा, ये सेकंड वाला जो गोल वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये वाला जो हिस्सा ये आपका फ्लैट वॉल्व, ये सॉरी फ्लैट टॉप वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या स्टैंडर्ड वॉल्व हो जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड वॉल्व हो जाएगा। और ये है आपका टूलिप वॉल्व, इसमें ऐसा इस प्रकार की आकृति रहती है, तो इसको बोलते हैं आपके टूलिप वॉल्व। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड वॉल्व जो सॉरी फ्लैट टॉप वॉल्व तो आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों ये रोटरी वॉल्व और आपका रीड वॉल्व, इसके बाद आता है आपका रीड वॉल्व। ठीक है, ये रीड वॉल्व आपका काम होगा दोस्तों। रीड वॉल्व में आपको एक चीज याद रखना है, ये रीड वॉल्व का प्रयोग 2 स्ट्रोक इंजन में और कंप्रेशन में किया जाता है। ये क्या करता है रीड वॉल्व, ये केवल एक ही दिशा में वायु को प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें चार्ज को केवल एक ही दिशा में प्रोवाइड करेगा। या तो ये अगर चार्ज अंदर आने दे रहा है तो केवल अंदर आने देगा, और यदि चार्ज को बाहर जाने दे रहा है तो केवल बाहर जाने देगा, मतलब केवल एक ही दिशा में चार्ज को ये फ्लो होने देता है। क्यों, रीड वॉल्व। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है रीड वॉल्व ऐसा कौन सा वॉल्व है जो कि चार्ज को केवल एक दिशा में फ्लो करता है, तो वो होता है आपका रीड वॉल्व। ठीक है, ये देखते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और कंप्रेसर में इसका प्रयोग किया जाता है। वॉल्व मटेरियल की बात करें दोस्तों, तो वॉल्व मटेरियल में इनलेट वॉल्व बना होता है निकल स्टील अलॉय का। ठीक है, निकल स्टील अलॉय। ठीक है, और एग्जॉस्ट वॉल्व बना होता है सिलिकॉन क्रोम एलॉय स्टील का। ठीक है, दोनों में से ज्यादा गर्म कौन सा चलेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व। और ज्यादा बड़ा कौन सा होगा आपका, इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व ज्यादा बड़ा होता है आकृति में, जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व कम होता है आकृति में। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, अब वॉल्व ऑपरेशन क्या होगा, वॉल्व ऑपरेशन से सिंपल सा मतलब ये है कि वॉल्व ऊपर नीचे चलेंगे, मतलब गेट को खोलेंगे और बंद करेंगे, मतलब रास्ता को चालू करेंगे और बंद करेंगे। ये काम किसका होता है, वॉल्व का होता है। ठीक है, अब वॉल्व की रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, मस्ट सीट टाइटली एंड प्रॉपर्ली ऑन इट्स सीट। ठीक है, अब देखो वॉल्व जिस स्थान पर बैठता है आके, ठीक है, वॉल्व जिस स्थान पर इंजन में जिस स्थान पर आके बैठता है वो वॉल्व क्या कहला, वो कहलाती है वॉल्व सीट। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि अगर वो अपनी सीट में पूरी तरह अच्छे से नहीं बैठेगा तो गैसेस लीक होंगी। ठीक है, इसलिए अपने वॉल्व को अपनी सीट में अच्छी तरह से बैठना चाहिए। सीट में अच्छी तरह से बैठने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर सही एंगल में ग्राइंड करते हैं, इसके फेस को। इसका फेस एंगल कितना रहेगा, 30 से 45 डिग्री में इसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, सही तरीके सही टाइमिंग में चलना चाहिए, यदि सही टाइमिंग में नहीं चलेगा, मतलब जब खुलना चाहिए तब खुलना चाहिए, और जब बंद होना चाहिए तभी उसी टाइम बंद होना चाहिए। जब बंद होना चाहिए मतलब सही टाइम में यदि खुलेगा या बंद नहीं होगा तो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा या गैसें लीकेज होंगी। ठीक है, तीसरी चीज टेपिट क्लियरेंस भी करेक्ट होना चाहिए। ये टेपिट क्लियरेंस क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टेपिट क्लियरेंस दिया क्यों जाता है ये समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे टॉपिक डाउट आ रहे हैं उनको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। टेपिट क्लियरेंस क्या होता है, देखो आप दोस्तों जानते हैं वॉल्व काय के बने होंगे, धातु के बने होंगे। ठीक है, धातु के बने होंगे।
धातुएं गर्म होने में कैसी होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, यदि हम क्लियरेंस नहीं देंगे तो क्या होगा, धातुओं को फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, जिससे कैसी हो जाएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसलिए हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियरेंस हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और डिस्टॉर्ट होने के साथ साथ क्या होगा, अब ये तो वॉल्व है। ठीक है, यदि हम क्लियरेंस नहीं देंगे तो वाल्व गर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, कई बार वाल्व खुला की खुला ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई पे डिपेंड करेगा वो उसकी। ठीक है, इसलिए आप इतनी बात रख लीजिए, टिपिट क्लियरेंस या क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, स्टेम एंड गाइड क्लियरेंस मस्ट बी करेक्ट, वही मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वॉल्व दो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, समझना। ठीक है, एक होता है साइड वॉल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म। बहुत आसान है, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। साइड वॉल्व स्लाइड वॉल्व मैकेनिज्म मतलब क्या होगा, ये मैकेनिज्म क्या होगा, इंजन के ब्लॉक जो होगा उसके साइड में होगा, मतलब ब्लॉक के किनारे में ही लगा होगा। ठीक है, और ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म मतलब वॉल्व कहाँ लगे रहेंगे, हेड में। नाम में ही स्पष्ट हो रहा, ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म मतलब वॉल्व कहाँ लगे रहेंगे, इसमें सिलेंडर हेड में लगे होंगे। ठीक है, अब देखो, जो ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म है उसको हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, और ये किस आधार पर बांटा हमने, कैम सॉफ्ट के आधार पे। ठीक है, कैम सॉफ्ट की लोकेशन के अनुसार हमने इसको, एक संख्या के अनुसार हमने इसको दो भागों में बांटा। ठीक है, सिंगल ओवरहेड कैम सॉफ्ट मैकेनिज्म और डबल ओवरहेड कैम सॉफ्ट मैकेनिज्म। कैम सॉफ्ट क्या होता है दोस्तों, कैम सॉफ्ट क्या होता है, ये जो वॉल्व होते हैं उनको खोलने के लिए एक शाफ्ट होती है जिसमें क्या लगे बने होते हैं, कैम। उस शाफ्ट को क्या बोलते हैं हम, कैम सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी शाफ्ट गोल गोल घूमती है और वॉल्व को खोलती और बंद करती है। ठीक है, ये कैम सॉफ्ट क्या है, किसकी स्पीड कितनी होगी, याद रखना दोस्तों, ये जो कैम सॉफ्ट की स्पीड होगी वो क्रैंक सॉफ्ट की स्पीड की आधी होगी। मतलब यदि क्रैंक सॉफ्ट 2 चक्कर घूम रही है तो कैम सॉफ्ट कितने चक्कर घूमेगी, 1 चक्कर घूमेगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। साइड वॉल्व मैकेनिज्म मैंने बताया, ये कहाँ लगा होगा, इसमें बोथ इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व काहे में लगे होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में ही लगे होते हैं। जो सिलेंडर ब्लॉक में ही इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व सिलेंडर वॉल्व में ही लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइड वॉल्व मैकेनिज्म बोलते हैं। और ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होती है, पुश रॉड और रॉकर आर्म, ये दो चीजें बढ़ जाती है और ये वॉल्व कहाँ लगे होते हैं, सिलेंडर के हेड में लगे होते हैं। ठीक है, वर्किंग हमारे काम की नहीं है दोस्तों, वर्किंग अभी इस समय आपको वर्किंग समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टेपिड क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वॉल्व टिप एंड द रॉकर आर्म। अब देखो, ये टेपिड क्लियरेंस जो मैंने बताया था, टेपिड क्लियरेंस कहाँ दिया जाएगा दोस्तों, टेपिड क्लियरेंस दिया जाएगा आपका वॉल्व की टिप, सॉरी ये देखिए, ये आपकी वॉल्व की टिप, जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा रहता है वॉल्व की टिप और टेपिड के बीच में दिया जाएगा। ठीक है, अगर कौन सा मैकेनिज्म है, यदि स्लाइड वॉल्व मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दिया जाएगा। और यदि आपका ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म है तो काय में दिया जाएगा, आपका रॉकर आर्म। ठीक है, ये रॉकर आर्म की जो टिप है, रॉकर आर्म टिप और वाल्व की टिप के बीच में दिया जाएगा। और ये सेट कहाँ से किया जाएगा, 7 नंबर का जो सेट स्क्रू, जो स्क्रू सेट करने की दिया है वहां से किया जाएगा ओवरहेड में। ये ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म का डायग्राम है दोस्तों, और ये वाला जो है ये है आपका साइड वाल्व मैकेनिज्म का डायग्राम है। ठीक है, अब बात करें हाइड इंपॉर्टेंट ऑफ वाल्व सीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, वॉल्व सीट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, मतलब वॉल्व आपकी सीट में एकदम प्रॉपरली बैठनी चाहिए, ये मैंने बताया। यदि अगर वॉल्व अपनी सीट में प्रॉपरली नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, गैसेस लीक होंगी, गैसेस लीक होंगी और गैसेस लीक होने के साथ साथ क्या होगा, आपका ऑयल आदि भी इसमें लीक होके आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज को रोकने के लिए आपके वॉल्व को क्या क्या हो सकता है, देखो यदि वॉल्व अपनी सीट में नहीं बैठेंगे तो जो कंप्रेशन गैस आदि है वो कैसी होंगी, लीकेज हो जाएंगी। ठीक है, और यदि वॉल्व अपनी, और ये एक चीज तो ये होगी, और दूसरी चीज क्या होगी, बाहर क्या फ्लो हो रहा है, आपका ऑयल फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। यदि ये सीट पे नहीं बैठेंगे तो ये क्या होगा, ये बाहर का जो ऑयल वगैरह ये भी कंबसन चैम्बर में आ सकता है। इसलिए वॉल्व सीट का एंगल एकदम प्रॉपरली ग्राइंड किया जाता है। कितना होगा, नॉर्मली वॉल्व सीट जो होती है वो वॉल्व के जो मार्जिन के, वॉल्व का फेस जो एंगल होता है उससे आधा डिग्री ज्यादा हम इसको ग्राइंड कर देते हैं ताकि वॉल्व इसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 45 डिग्री अगर फेस एंगल है तो हम वॉल्व की सीट को कितने डिग्री में ग्राइंड कर देंगे, 45.5 डिग्री, 45.5 डिग्री में हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ वॉल्व सीट। ठीक है, फंक्शन ऑफ वॉल्व सीट की क्या करनी है, मैंने बता चुका हूँ। आपके फंक्शन क्या क्या रहेंगे, पहली बात तो इसको गैसेस को लीक होने से रोकना है, और दूसरी चीज क्या करना है, हीट ट्रांसफर करना है। हीट ट्रांसफर तो हर जगह होगा दोस्तों। हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, आपके जो वॉल्व की जो गर्मी है वो वॉल्व सीट से होते हुए सिलेंडर हेड की ओर चल जाएगी। ठीक है,
अब बात करें दूसरों हाइड्रोलिक टिपिट, तो हाइड्रोलिक टिपिट है, केवल आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है। इससे क्या होता है, जो वॉल्व गियर होता है उसको विदाउट फिक्स्ड क्लियरेंस, मतलब एक निश्चित क्लियरेंस अगर नहीं भी होगा तो भी हाइड्रोलिक टिपिट उसको एडजस्ट कर लेता है क्लियरेंस को। ये चीज आपको याद रखने की है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। वॉल्व फीचर, वॉल्व कंस्ट्रक्शन और वॉल्व टाइमिंग में। ठीक है, क्या होता है वॉल्व रोटेशन। अब वॉल्व रोटेशन क्या होगा, जो वॉल्व रोटेशन का सिंपल सा मतलब है, जब वॉल्व अपनी सीट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्व अपनी सीट में काम कर रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, गोल गोल अपनी जगह में घूमते रहना चाहिए। गोल गोल घूमने से क्या होगा, उनका जो वियर होगा या जो घिसाव होगा वो बराबर होगा सब जगह, और ऐसा होने से क्या होगा, बराबर जब घिसाव होगा तो ये कैसा होगा, एक यूनिफॉर्म में इनकी लाइफ पीरियड बढ़ जाएगा, इनकी आयु बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ वॉल्व स्टेम ऑयल सील। अब देखो इस वॉल्व स्टेम ऑयल सील की बात हो रही है। अब स्टेम क्या होता है, वो जो लंबा मतलब बीच वाला जो हिस्सा, लंबा वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है आपका स्टेम। उसमें भी लगी होती है सील। क्यों, यदि ये सील नहीं होगी तो क्या होगा, लीकेज होगा। किसका लीकेज होगा, गैसों का बाहर लीकेज होगा, और बाहर जो ऑयल आती है, ठीक है, उसका लीकेज अंदर होगा। ठीक है, यदि स्टेम की सील अच्छी तरह से नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर स्टेम की सील अच्छी नहीं होगी तो मैंने बताया कि क्या होगा, गैसेस बाहर लीक हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो बाहर ऑयल फ्लो हो रहा है आसपास सिलेंडर में, वो कहाँ फ्लो हो सकता है, जबकि इंजन के भीतर कंबसन चैम्बर में फ्लो हो सकता है। तो इससे क्या क्या होगा, एक्सेसिव स्मोक निकलेगा, मतलब ज्यादा धुआं निकलेगा, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, वॉल्व में कार्बन डिपॉजिट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑयल जो बढ़ेगा ये बर्न होगा और उसमें काले काले निशान छोड़ देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कार्बन डिपॉजिट बोलते हैं। ऑफ थ्रोटल ब्रेकिंग मतलब क्या होगा कि देखो, अगर ये ऑयल वगैरह हो जाएगा तो आने वाला जो चार्ज है जो आ रहा है उसके रास्ते में क्या आएगा, ऑयल आएगा, तो जो आने वाला चार्ज है उसमें कहीं ना कहीं से रुकावट पैदा होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है वॉल्व ट्रेन। वॉल्व ट्रेन क्या होती है, इस वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में या वॉल्व को चलाने के लिए जो जो चीजें इसमें सम्मिलित होती है, सब क्या में आती है, आपकी वॉल्व ट्रेन में आती है। अब वॉल्व सीट की डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, वॉल्व स्टेम सील समझना दोस्तों। वॉल्व की जो स्टेम सील है वो दो प्रकार की होती है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके पूरे चांसेस है। ठीक है, एक होती है आपकी डिफ्लेक्टर सील, जिसको हम अम्ब्रेला सील भी बोलते हैं, और दूसरी होती है पॉजिटिव सील। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज खास याद रखना दोस्तों, जो डिफ्लेक्टर सील होती है वो वॉल्व के साथ गति करती है, मतलब जो वॉल्व ऊपर नीचे होता है तो डिफ्लेक्टर सील भी ऊपर नीचे गति करती है, जबकि पॉजिटिव सील जो होती है वो अपनी जगह में फिक्स होती है, ये वॉल्व के साथ गति नहीं करती। और सील जहां भी आएगी तो सील का काम क्या है, सील का काम है लीकेज को रोकना। तो किसके लीकेज को रोकती है, बाहर से ऑयल वगैरह इसको अंदर आने नहीं देती। ठीक है, अब अगली बात करें। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, मैंने बताया था कि इनलेट वाल्व का साइज क्यों बढ़ाया जाता है, स्टेट द साइज ऑफ इनटेक वाल्व। ठीक है, इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व का साइज ज्यादा बड़ा क्यों रखा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और इसके वेंजिंग को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। अब इसके वेंजिंग क्या होती है, ठीक है, इसके वेंजिंग में दोस्तों समझना, जो जली हुई गैसें हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, और फ्रेश चार्ज अंदर आता है। तो जो फ्रेश चार्ज के अंदर आने से, ये फ्रेश चार्ज के अंदर आकर जली हुई गैसों को बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्कैवेंजिंग कहलाती है। समझ गए दोस्तों, मतलब क्या होगा, जब फ्रेश चार्ज अंदर आएगा तो जो अंदर की जली हुई गैसें हैं उसको वो धक्का मारकर बाहर निकाल देगा, ये प्रोसेस कहलाती है स्कैवेंजिंग। ठीक है, आगे बात करें वॉल्व टाइमिंग की। वॉल्व टाइमिंग क्या होगी दोस्तों, ये जो वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं ये टाइमिंग से होते हैं। क्यों, क्योंकि जो पिस्टन होता, जो आपका इंजन होता है वो एक साइकिल में काम करता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन चार साइकिल में आपका ये क्या होता है, आपका इंजन काम करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वॉल्व टाइमिंग को सेट करते हैं। ठीक है, वॉल्व टाइमिंग अर्थात वॉल्व के खुलने और बंद होने का समय। अभी कैसे डिसाइड होगा, याद रखना, ये टाइमिंग कोई सेकेंड में मिनट में टाइमिंग नहीं सेट होती, ये टाइमिंग सेट होती है डिग्री में। काय की डिग्री, क्रैंकशाफ्ट के। क्यों, क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, गोल 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 घूमती है। जब पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है तो क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो ये जो क्रैंकशाफ्ट के घूमने की जो एंगल है, ये जो घूमने कितने, देखो एक राउंड जब पूरा चक्कर काटेगी तो कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। तो ये क्या होता है, आपका एंगल नहीं होता, जो एंगल होता है वो, सॉरी, जो टाइमिंग होती है वो क्या होता है, एक प्रकार का एंगल, जिसे हम किस में मापते हैं, डिग्री में हम इसे मापते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री होती है, वॉल्व टाइमिंग को हम डिग्री में बताते हैं। ठीक है, देखो समझ लो, तो बहुत ही आसान चीज है। हम कोशिश करते हैं कि जो वॉल्व है वो अधिक से अधिक समय तक खुले रहे, चाहे वो इनलेट वॉल्व हो चाहे एग्जॉस्ट वॉल्व हो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि वो वॉल्व कैसे हो, अधिक से अधिक तक खुले रहे। ठीक है, अब इसमें समझना लीड और लैग क्या होता है।
ठीक है। लीड का मतलब ये होता है दोस्तों, वॉल्व लीड का मतलब ये होता है कि जो वॉल्व खुलने का वास्तविक समय है थ्योरी के अनुसार वॉल्व कब खुल जाना चाहिए, टीडीसी में खुल चुका होना चाहिए। ठीक है, तो लीड का ऐसा ये होता है कि जो टीडीसी में के कुछ समय पहले ही खुल जाए। ठीक है, टीडीसी के कुछ डिग्री पहले ही खुल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, और लैग क्या होता है, मतलब जहां बंद होना चाहिए उसके कुछ समय बाद बंद हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैग। स्पष्ट हुआ दोस्तों, लीड का मतलब है पहले खुल जाना और लैग का मतलब है बाद में बंद होना। ठीक है, तो यदि वॉल्व टीडीसी के पहले खुल रहे हैं तो वो लीड में है, और यदि वो बीडीसी के बाद बंद हो रहे हैं तो लैग में है। ठीक है, अब दोस्तों हम सीधे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में चलते हैं। आपको एक थ्योरेटिकल और एक मतलब एक थ्योरेटिकल ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम दिया है। ठीक है, कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम कैसा होना चाहिए ये बताया हुआ है, तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखो ये ऊपर टीडीसी है और नीचे बीडीसी है, तो ऊपर जो टीडीसी है आप याद रखिए, ऊपर जो वॉल्व खुलेंगे या बंद होंगे, ठीक है, उसमें आपको कितना याद रखना है, 10 से 15 डिग्री। ठीक है, या 9 से 15 डिग्री इतना याद रख लीजिए। ठीक है, इतना याद रख लिए, और नीचे बीडीसी में आप याद रख लीजिए कितना, 40 से 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनलेट वाल्व टीडीसी से कितने पहले खुल रहा है, यहाँ पे 9 डिग्री पहले खुल रहा है। ठीक है, और ये इनलेट वाल्व बंद कब हो रहा है, बीटीसी के 50 डिग्री बाद जाके बंद हो रहा है। इसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व खुलना कब, एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ गया आपका, देखो एग्जॉस्ट वाल्व खुल कब रहा है, बीटीसी के 47 डिग्री पहले ही खुल जा रहा है, और बंद कब हो रहा है, टीडीसी के कितने डिग्री बाद, लगभग 12 डिग्री बाद बंद हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको आइडियली याद रख लीजिए। ठीक है, कि इनलेट वाल्व कितनी डिग्री पहले, टीडीसी से कितनी डिग्री पहले खुल जाता है, 10 से 15 डिग्री। आप एक अप्रोक्सीमेटली याद रख लीजिए 10 से 15 डिग्री। ठीक है, और बंद कब होता है, तो लगभग 40 से 50 डिग्री बाद में बंद होता है। ठीक है, इसी प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व खुलता कब है, एग्जॉस्ट वाल्व 40 से 50 डिग्री पहले खुल जाता है बीडीसी के, और बंद कब होता है, 10 से 15 डिग्री बाद बंद होता है। ठीक है, तो ये आइडियल डायग्राम के हिसाब से आपने इसको याद रख लिया दोस्तों। ये हर इंजन के लिए अलग अलग होता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो भी जिस भी राइटर की बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो वॉल्व टाइमिंग के डायग्राम की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जितनी डिग्री दी हो वो आप याद रखें दोस्तों। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊं तो आपको एक निश्चित अमाउंट दे दूं। ठीक है, अभी आपको मैंने एक निश्चित एक डिग्री दे दूं। ठीक है, अब बात आती है ओवरलैप की। ठीक है, ओवरलैप क्या होता है, वह समय जिसमें दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुले हुए होते हैं, वह पीरियड क्या कहलाता है, आपका ओवरलैप पीरियड कहलाता है। ठीक है, और इसी पीरियड में वॉल्व डांसिंग होती है। वॉल्व डांसिंग मतलब क्या होती है, समझना दोस्तों। वॉल्व डांसिंग का मतलब क्या होता है, एक वॉल्व बंद हो रहा होता है और एक वॉल्व खुल रहा होता है, तो यही पीरियड क्या कहलाता है, आपका वॉल्व डांसिंग कहलाता है। और इसी पीरियड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग होगी और वॉल्व डांसिंग लगभग सिमिलरली ही होगी। ठीक है, वह पीरियड जिसमें दोनों वाल्व खुले होते हैं वह पीरियड कहलाता है आपका ओवरलैप पीरियड कहलाता है। ये ओवरलैप पीरियड कितना है, 21 डिग्री का लगभग दिया हुआ। अब वाल्व टाइमिंग, ठीक है, ये जीप का डायग्राम आपको दिया हुआ था। ठीक है, इसमें दे दिया दोस्तों, डाटा मैं पूरा बता चुका हूँ। अब वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक और चीज, ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वीवीटी, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, ये जितने भी शॉर्टकट हैं सब आप कहीं लिख के रखते जाइए, ये आपको याद रखने। कई बार शॉर्ट फॉर्म पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ उसका फुल फॉर्म क्या है। वीवीटी मतलब वीवीटी से आशा है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए वीवीटी मतलब वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। अभी वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग से आशय क्या है, जैसे जैसे ये जो क्या होगा दोस्तों, एक आपको आइडल डायग्राम दे दिया, लेकिन जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती है वॉल्व टाइमिंग भी कैसी होती है, कम या ज्यादा हमको बढ़ानी होती है। ठीक है, अगर ऐसा करने से क्या होता है, इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। अभी कैसे कैसे की जाएगी, इसकी 3 विधि है। वेरिएबल लिफ्ट मतलब इसमें क्या करते हैं हम, वॉल्व की जो खुलने या बंद होने का समय है, ठीक है, मतलब जो वॉल्व उठता है या बंद होता है अपनी सीट में, ठीक है, तो इसकी टाइमिंग को घटा या बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर वॉल्व धीरे मतलब ज्यादा समय तक खुला रहेगा तो ज्यादा चार्ज अंदर जाएगा, जल्दी बंद होगा तो कम चार्ज अंदर जाएगा। ठीक है, सेकंड विधि है कैम चेंजिंग वीवीटी। कैम चेंजिंग वीवीटी का शॉर्ट कैम चेंजिंग वीवीटी, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम कैम को ही चेंज कर देते हैं, मतलब जो कैम सॉफ्ट को ही चेंज करते हैं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए सिस्टम है VTEC सिस्टम, अर्थात वॉल्व टाइमिंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ये सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका एक और तरीका है कैम फेसिंग वीवीटी। इसमें क्या होता है, कैम की फेसिंग कर देते हैं, मतलब इसमें जो कैम का जो एंगल है, फेस एंगल होता है, उसको चेंज करके हम वॉल्व टाइमिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, इसका है कैम चेंजिंग वीवीटी, अर्थात वॉल्व वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग।
आया दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव बेस में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए और आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। आगे बढ़ें, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये क्लास आज के लिए इतनी ही दोस्तों। इसके साथ ही मैं इसी क्लास में दोस्तों आगे आगे मतलब इसी क्लास में हम आगे मर्ज कर रहे हैं हमारा जो एक वीडियो है किस पे आपका जो सिंबल है मतलब जो डैशबोर्ड के सिंबल और मीटर आदि के हैं वो इसी वीडियो में हम मर्ज कर रहे हैं दोस्तों। उस वीडियो को भी आप देखिए आगे, क्योंकि ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी और वो उससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।